नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक के रियासती वजीर अखिलेश बहबूद ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन का इस्तीफा किया कबूल। कल बोर्ड मीटिंग में नए चेयरमैन का इंतखाब मुतलक्क। सरकारी स्कीमों में अक़लियतों को 20% तहफ़्फ़ुज़ात देने का कारनामा उत्तर प्रदेश हुकूमत का। कानपुर के इंतखाबी जलसे में अखिलेश यादव का दावा। मध्य प्रदेश में आज़मीन हज के लिए तिरंदाजी, हज कोटे में कटौती पर मध्य प्रदेश हज कमेटी चेयरमैन नाराज। और मुंबई में उर्दू की पहली इंटरैक्टिव वेबसाइट का आगाज। उर्दू सहाफ़त की दुनिया में नई पहल। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल रियाज खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। बेंगलुरु में कल होने वाली अहम मीटिंग में नए चेयरमैन का इंतखाब अमल में आएगा। नए चेयरमैन के लिए बोर्ड के रुकन मोहम्मद यूसुफ और मैसूर के रुकन असेंबली तनवीर सेठ के नाम सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद इख्तलाफात का शिकार हुए कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के लिए अब नए चेयरमैन का इंतखाब अमल में आएगा। एडवोकेट अब्दुल रियाज खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। ज़रा के मुताबिक अब्दुल रियाज खान ने इसी माह की 3 तारीख को वजारत अक़लियती बहबूद को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हुकूमत ने अब्दुल रियाज खान के इस्तीफे को कबूल करते हुए नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए राह हमवार की है। शनिचर को होने वाली बोर्ड की मीटिंग में नए चेयरमैन का इंतखाब अमल में आ सकता है। वाज़ेह है कि अब्दुल रियाज खान के खिलाफ बोर्ड के अरकान ने अदम एतमाद का इजहार किया था। दूसरी जानिब अब्दुल रियाज खान ने बोर्ड के बाज अरकान और रियासती वजीर अक़लियती बहबूद कमरुल इस्लाम पर उनके खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम आयद किया था। इतना ही नहीं, अब्दुल रियाज खान ने वजीर अक़लियती बहबूद कमरुल इस्लाम पर गुलबर्गा में वक्फ की जमीन हथियाने वालों की मदद करने का इल्जाम आयद करते हुए वजीर आला को मकतूब भी रवाना किया था। रियासती वक्फ बोर्ड में गुज़िश्ता कई दिनों से इख्तलाफात और बयानबाजियों का सिलसिला गर्म रहा। अब्दुल रियाज खान के इस्तीफे के बाद अब वक्फ बोर्ड के लिए नए चेयरमैन के इंतखाब का रास्ता साफ हो गया है। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के लिए बोर्ड के मौजूदा रुकन मोहम्मद यूसुफ और मैसूर के रुकन असेंबली तनवीर सेठ के नाम सामने आ रहे हैं। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने आज कानपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। खराब मौसम के बावजूद अखिलेश यादव चुनावी रैली में पहुंचे। अपने खिताब में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की क़यादत में मुल्क की ऐसी पहली सरकार है जहां सरकारी स्कीमों में मुसलमानों के लिए 20% रिजर्वेशन मुकर्रर किया गया है। उन्होंने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी मुल्क में मजहबी फ़िरका परस्ती फैलाकर इक़्तिदार में आना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की जीत में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है। मदद कभी किसी सरकार ने की हो तो बता दो। हमने अपने सरकार की जितनी लाभकारी योजना है 20% मदद कर दी और जो मदद करेगी क्योंकि आपके लोग सामाजिक रूप से हमारे समाज चीजें हैं। इनकी मदद करने का काम अगर किसी ने किया इतने बड़े पैमाने में तो समाजवादी पार्टी और शुरुआत की है। आने वाले समय में और भी कार्यक्रमों को जोड़ने का काम करेंगे जिससे कि इनके बीच में भी विचारी पहुंचे, इनके बीच में भी मदद पहुंचे। लेकिन हमारे तमाम लोग आरोप लगाते हैं लेकिन हमारी तमाम योजनाएं जो चल रही है वो बिना भेदभाव की चल रही है। इस मौके पर जहां सांप्रदायिक ताकतों ने एक रास्ता अपनाया है इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम करना, क्योंकि देश विकास तभी होगा जब सेकुलर हाथों में देश होगा। बीजेपी लीडर अमित शाह को राहत देने पर यूपी के वजीर मोहम्मद आजम खान ने इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया। रामपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए आजम खान ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह की तरह उन्हें राहत क्यों नहीं दी। आजम खान ने मुतनाज़ा तकरीर के मामले पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी लीडर ने कहा कि वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लगता ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ने इतना गुस्सा क्यों कर दिया। सर आप कोर्ट जाने का मन बना रहे थे, आपने कहा कि कोर्ट जाने का ये तो क्या अपराधी माफी ही मांगते हैं, अपराधी माफी ही मांगते हैं। आपसे कहा है अपराधी माफी ही मांगते हैं।
अपराधी नहीं है, कम आईना दिखा रहे सच का। अपराधियों को माफी भी नहीं, सजा होना चाहिए। अपराधियों की माफी से कानून और देश नहीं चलता। 302, 376 का अपराधी अगर अदालत में माफी मांग ले सजा नहीं मिलेगी, हत्यारे माफी मांगने सजा नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमित शाह पर आयत पाबंदी हटाए जाने के बाद से ही समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान पर से भी पाबंदी हटाने का मुतालबा तेज हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओल्ड बॉयज अलीगढ़ और अलीगढ़ के शहरियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम एक अर्जदाश्त रवाना की है। आज बाद नमाज जुमा पुलिस अफसरान के सुपुर्द की गई अर्जदाश्त में आजम खान पर से भी पाबंदी हटाने का मुतालबा किया गया। अर्जदाश्त में कहा गया है कि आजम खान यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज है और इससे कबल भी इन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं की जिससे किसी मखसूस तबके और मुल्क के जमहूरी निजाम को नुकसान पहुंचे। हैदराबाद में पुराने शहर के 7 असेंबली हल्कों में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आ गई है। पुराने शहर की असेंबली सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तेलुगु देशम और बीजेपी के हिमायती उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, जबकि पुराने शहर की 2 असेंबली सीटों पर मजलिस बचाव तहरीक के उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में हैं। पेश एक रिपोर्ट। पुराने शहर हैदराबाद के तमाम हलकों में तरक्की को एजेंडा बनाकर सियासी जमातें इंतखाबी तशहीरी मुहिम चला रही हैं। हैदराबाद लोकसभा हलके के तहत आने वाले 7 असेंबली हलके कारवान, गोशा महल, नामपल्ली, चंद्रायन गुट्टा, याकूतपुरा, बहादुरपुरा और चार मीनार में सियासी जमातों ने अपनी ताकत झोंक दी है। गुज़िश्ता कई बरसों से इन हलकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा बरकरार रहा है। इंतखाबी तशहीर के दौरान MIM के उम्मीदवार गुज़िश्ता मियाद में किए गए तरक्याती कामों से आवाम को वाकिफ करवा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरों का कहना है कि इंतखाबात के बाद एक बार फिर पुराने शहर के तमाम हलकों में मजलिसी उम्मीदवार अपना परचम लहराएंगे। हमारा मुकाबला संघ परिवार से है, हमारा मुकाबला हिंदुत्व फोर्सेस से है और हमारा मुकाबला जो हिंदू राष्ट्र बनाने की ख्वाहिश रखते हैं उनसे है और हमारा मुकाबला हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म करने का जो इरादा रखते हैं उनसे हमारा मुकाबला है। और हम जरूर इस मुकाबले में परिवार वालों को और संघ परिवार वालों को जरूर शिकस्त देंगे, उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की हिफाजत करेंगे और इस मुल्क को मजहब के नाम पर और नफरत की बुनियाद पर जो परिवार बांटने की कोशिश कर रहा है उसमें हम उनको नाकाम करेंगे। पुराने शहर के याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा और चार मीनार असेंबली हलकों से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। चंद्रायन गुट्टा से MBT ने डॉक्टर कायम खान को मैदान में उतारा है, जबकि याकूतपुरा से मजीदुल्लाह खान फरहत मुकाबला कर रहे हैं। वहीं बहादुरपुरा से राशिद हाशमी और चार मीनार से माजिद अहमद खान इंतखाबी मैदान में हैं। दूसरी जानिब बीजेपी और तेलुगु देशम के इत्तेहादी उम्मीदवार भी पुराने शहर के तमाम हलकों में अपनी कामयाबी का दावा करते नहीं थकते। बीजेपी के उम्मीदवार का कहना है कि हैदराबाद के पुराने शहर के अवाम भी तब्दीली चाह रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार मजलिस के खिलाफ तशहीरी मुहिम में लगे हैं। बीजेपी के लीडर MIM पर मुस्लिम वोट बैंक को इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। మన ఓటు హక్కు వినియోగించుకొని ప్రతి ఒక్కరూ MIM గుండాలను ఓడించి మన యొక్క హిందూ ధర్మాన్ని రక్షించి హిందూ ధర్మాన్ని చాటాలని కోరుతున్నాను. ఒకటి, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఏదైతే అనుకుంటుందో దాన్ని మనము ఓల్డ్ సిటీ లో కూడా పాత పట్టణం అనే పేరును తుడిచిపెట్టి పాత పట్టణాన్ని మన యొక్క కొత్త పట్టణంగా తీర్చిదిద్దాలని మన యొక్క ఆశయం। सियासी पार्टियों की जानिब से तरक्की को एजेंडा बनाए जाने पर राय दहिंदे मसरत का इजहार कर रहे हैं। 30 अप्रैल को हैदराबाद की आवाम अपना फैसला EVM में बंद करेंगे, जबकि 16 मई को आवाम का फैसला मंजर आम पर आएगा। ETV न्यूज हैदराबाद। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। क्या लगता है कि सरकार में अगर वो आते हैं तो क्या पॉलिटिकल वेंडेटा होगा दिल्ली में? मेरे पर पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस से काम करने के बाद भी गुजरात सरकार ने नहीं किया। ये एक हवा फैलाई जा रही है कांग्रेस के लोगों के द्वारा। उनके मन में एक भय है कि जिस तरह से शासन उन्होंने चलाया है कानूनी गाज गिरने वाली है। अब उसको तो मैं नहीं बदल सकता। अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ ETV पर। देखिए खास मुलाकात आज रात 9 बजे।
खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के दारकूमत भोपाल में हज 2014 के लिए कुरानंदाजी अमल में आई। सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से हज कमेटी के कोटे में कमी किए जाने पर मध्य प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन ने नाराजगी जताई है। 2014 के लिए आज कुरा किया गया, लेकिन इस साल कुरा सिर्फ रिजर्व कोटे के लिए ही हुआ। ये हालात हज कोटा कम होने की वजह से पेश आ रहे हैं। जब मध्य प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन से बात की गई तो उन्होंने इसका जिम्मेदार सेंट्रल हज कमेटी और वजारत खारजा को करार दिया। हम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी से जाकर भी व्यक्तिगत रूप से हम खुद पूरी सेंट्रल हज कमेटी को ले जाकर मिले, उनको सारे नाम बताए, उनको लिख कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे अच्छी बात तो ये कि हमने उनको लिखकर इस बार सेंट्रल हज कमेटी के लेटर पर ये लिखकर दे दिया है कि कहीं भी जब हज एक्ट बना तो उसमें पीटीओ का उल्लेख नहीं है। फिर पीटीओ क्यों आम हाजी के हक पर डाका मारा जा रहा है? क्यों ये बिजनेस करने वालों के लिए, व्यवसाय करने वालों के लिए आम हाजी हज पर ना जाए? हमने राष्ट्रपति जी से लगाकर तो तमाम लोगों से बातचीत की, उनको मेमोरेंडम दिया और उनसे गुजारिश की कि साहब ये सेंट्रल हज कमेटी को हमारा पूरा कोटा मिलना चाहिए, जिससे कि मध्य प्रदेश के लोगों को अपना कोटा मिल सके। हज कुरै के मौके पर शहर काजी ने उन लोगों से अपील की जो इस बार हज पर जाने वाले हैं कि वो हज की तैयारी बखूबी करें। हज के लिए दरखास्त करने वाले अफराद इस मरतबा हुकूमत से खासे नाराज नजर आए। आज़मीन का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो उनका नंबर 4 से 5 साल बाद आएगा। ईटीवी न्यूज भोपाल। अंग्रेजी और हिंदी मीडियम से तालीम हासिल करने वाले मुस्लिम तलबा तालिबात के लिए इस्लामिक क्विज चैंपियनशिप का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। क्विज का मुकाबला भोपाल के तारीखी इकबाल मैदान में 24 मई को होगा। कामयाब तलबा तालिबात को 2.5 लाख रुपए तक नकद इनामात दिए जाएंगे। फॉर्म भरने वाले तलबा तालिबात का 17 मई को भोपाल में तहरीरी इम्तिहान होगा। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा तालिबात फाइनल मुकाबले में दाखिल होंगे और फाइनल मुकाबला 24 मई को होगा। वाले 5वीं से लेकर 12वीं तक के जो तलबा और तालिबात हैं उनके लिए एक क्विज कॉन्टेस्ट का मुकाबला जो है वो रखा गया है, जो 24 मई को इकबाल मैदान में होगा। और इसमें हमने एक खास बात ये रखी है कि सिलेबस हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अपने तौर पर तैयार किया, जिसमें कि सभी तरह की मालूमात इस्लामी आ जाए उसके अंदर। और उसके लिए हम लोगों ने बाकायदा 4-5 सेंटर्स भोपाल में बनाए हैं, जिसमें उस सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए असतज़ा इकराम होंगे जो बच्चों को उस सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। तरक्की के इस जदीद दौर में उर्दू सहाफत भी जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो रही है। मुंबई से शाये होने वाले रोजनामा हिंदुस्तान ने उर्दू की पहली इंटरेक्टिव वेबसाइट का आगाज किया। वेबसाइट का मकसद गैर उर्दू तबके तक मुस्लिम मसाइल को पहुंचाना है। मुंबई से शाये होने वाला उर्दू रोजनामा हिंदुस्तान अपनी जिंदगी की 78वीं बहार में दाखिल हो चुका है। इस रोजनामे ने वक्त के साथ चलते हुए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया है। www.thdlive.com हिंदुस्तान की पहली ऐसी उर्दू वेबसाइट है जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग और न्यूज वीडियो से नाज़रीन लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। वेबसाइट उर्दू की शीरीनी को फैलाने के लिए अदबी महफिलों और मुशायरों का भी टेलीकास्ट करेगा। हमारे साथ मसला ये है कि हमारे क़ारीन जो हैं वो उर्दू के अगर स्क्रिप्ट से नाबलद हैं, जो लोग उर्दू के स्क्रिप्ट से नाबलद हैं, जो उर्दू रस्म ख़त नहीं जानते, उन लोगों के लिए ये बड़ा मसला होता है कि उन तक हम जो है उर्दू अखबार कैसे पहुँचाएँ, उर्दू अखबारात के मशमूलात कैसे पहुँचाएँ। तो हमने उस बैरियर को जो है आज तोड़ दिया है। वेबसाइट के जिम्मेदारों का कहना है कि गुजरते वक्त के साथ साथ वेबसाइट को नए नए फीचर्स और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का काम भी किया जाता रहेगा। और आज उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट पेश की है जो लाइव है, और अल्लाह करे कि इसी तरह ये पर्चा इनकी खिदमत इसी तरह लाइव रहे, लिविंग रहे। रोजनामा हिंदुस्तान ने उर्दू अखबार को तहरीर के कैद से आजाद करके इस ऑडियो विजुअल के जरिए क़ारीन तक पहुँचाकर उर्दू सहाफत को एक नई सिमत दिखाने का काम किया है। ईटीवी न्यूज मुंबई। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
आम इंतखाबात 2014 हो रहा है, इसमें जो नई पार्टियां हैं या इलाकाई पार्टियां, वो कैसे जो है अपना असर डाल रही हैं, कैसे असरअंदाज कर रही हैं सियासत को, और जो बड़ी पार्टियां हैं उनको कैसे जो है इसको कैसे डाल रही हैं। ओवरऑल इफेक्ट आता है, वो डेमोक्रेसी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इलाकाई पॉलिटिकल पार्टीज में छोटी छोटी पार्टियों की बात करें, कितना आपको लगता है कि उनका असर है? हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में तकरीबन 37 पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद और स्टेट्स में भी कई इलाकाई पार्टियों की सरकारें होने के बावजूद मुल्क की सियासत का जो निज़ाम सियासत है, लोगों पर लोगों का भरोसा उससे से कम होता जा रहा है। नई सियासी पार्टियां हैं, उनका असर जो है आप कैसे देख रहे हैं इस पार्लियामेंट इलेक्शन में? सियासत आइडियोलॉजी में होकर एक स्ट्रेटजी है, तो ये जो समाज बटा हुआ है, ये जब तक बटा रहेगा, जब तक पॉलिटिकल पार्टियां बनेंगी, क्योंकि अब लोगों ने ये समझ लिया है कि सियासी जमातें बना के ही इस मुल्क में वक़ार और इज्जत पाया जा सकता। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बिहार में इंतखाबात का अगला मरहला 24 अप्रैल को है और इस बार सभी की नजरें किशनगंज पार्लिमानी हल्के पर लगी हैं। दरअसल किशनगंज में जेडीयू के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने इंतखाबी मैदान से अचानक हटते हुए रियासत की सियासत गरमा दी है। पेश महफूज आलम की खास रिपोर्ट। 70% अक़लियती आबादी वाले बिहार के किशनगंज पार्लिमानी हल्के में अब तक 3 उम्मीदवारों के बीच सियासी जंग होना तय थी, लेकिन अचानक जेडीयू के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने इंतखाब नहीं लड़ने का ऐलान कर किशनगंज की सियासत में गोया भूचाल खड़ा कर दिया। अपनी पार्टी कारकुनों के बीच ऐलान करते हुए अख्तरुल ईमान ने मुस्लिम वोटों की तकसीम का बहाना कर अपने आप को इंतखाब से अलग कर लिया। इस कुर्बानी का फायदा मैं नहीं चाहता कि मेरे कुर्बानी का फायदा मिल जाए, लेकिन कम से कम बीजेपी के पलीद से जो लोग आरएसएस के नजरियात यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, तो उनसे तो मेरी अव्वलीन तरजीह है कि बीजेपी के लोगों को यहाँ कदम जमाने का मौका नहीं दिया जाए, आरएसएस के नजरियात को यहाँ नहीं दिया जाए। आदमी को सपोर्ट करना है, असल को आदमी को सपोर्ट नहीं, वक्त का तकाजा ये है कि बड़ी बुराई की जगह पर अगर छोटी बुराई हो तो उसको बर्दाश्त करने का कौन फैसला करेगी। अख्तरुल के इस तरह के ऐलान से जहां पार्टी सत्ते में है, वहीं किशनगंज का पूरा सियासी खेल ही बिगड़ कर रह गया है और जाहिर है कि इसका फायदा असरारुल हक दिखाई देता है। मेरी पार्टी अगर जदियो वाकई सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ती है, तो इस वक्त जिस नाजुक घड़ी पर किशन का पार्लियामेंट हल्का खड़ा है, तो ऐसे वक्त में अगर सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए और फासिस्ट कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए मेरा फैसला हुआ है, तो पार्टी अगर वाकई सेकुलरिज्म की अलंबरदार है तो मेरे फैसले की पार्टी को हिमायत करनी चाहिए। उधर एनडीए उम्मीदवार दिलीप जायसवाल भी 3 तरफा मुकाबले में अपनी जीत की ताल ठोक रहे थे, लेकिन अचानक आई सियासी उलटफेर में उनकी गिनती भी कहीं कमजोर पड़ने लगी है। नहीं, अख्तरुल ईमान पहले से ही रेस में नहीं थे और ये यहाँ की जनता एक एक मतदाता से आप पूछ लें तो सभी लोग बताएंगे कि अख्तरुल ईमान कहीं थे ही नहीं। सवाल ये है इस मुल्क का है, इस मुल्क के अंदर एक विचारधारा है जो गांधी विचारधारा के नाम से है। उस गांधी विचारधारा ने इस मुल्क को जोड़ कर रखा है, हर मजहब, हर जात, हर वर्ग के लोगों को जोड़ कर रखा है। माइनॉरिटी भी इसका हिस्सा है। सब माइनॉरिटी चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर इस सिस्टम को चेंज न होने दें। जो लोग बड़ी ताकत के साथ अभी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस सिस्टम को चेंज करने के लिए, इसलिए इस पर माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, हिंदू, मुसलमान सब बिरादरी एक साथ हो गए। लेकिन मसला ये है कि किशनगंज की मुश्किलों के हल के सिलसिले में किसी के पास कोई ठोस राय अमल नहीं है। तीसरे मरहले में 24 अप्रैल को यहाँ की आबादी अपने रहनुमा का इंतखाब करेगी। लोगों ने एक बार फिर से उम्मीदें भी लगाई हैं। उम्मीदें हैं इलाके की तरक्की की, रोजगार की और सियासी रहनुमाओं के वादों को जमीनी सतह पर उतारने की। देखना ये है कि अब ऊंट किस करवट बैठता है और इलाके के बुनियादी मसाइल कितने हल होते हैं। ईटीवी न्यूज, किशनगंज। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि किशनगंज पार्लिमानी हल्के में अख्तरुल ईमान की वजह से हलचल मच गई है। अख्तरुल ईमान के इस इक़दाम से क्या बीजेपी को नुकसान होगा? हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने बीजेपी उम्मीदवार दिलीप जायसवाल से बातचीत की है। आइए देखते हैं जायसवाल का क्या कहना है।
पार्लिमानी हल्के में एक तरह से कहा जाए तो एनडीए और यूपीए के बीच में मुकाबला है। हमारे साथ दिलीप जायसवाल है। हम जानते हैं कि अख्तरुल ईमान ने जो फैसला लिया है कि इंतखाब नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस सिलसिले में आप लोगों का रिएक्शन क्या है? अभी जो माहौल बदला है किशनगंज में। देखिए, ये अख्तरुल ईमान का व्यक्तिगत फैसला है। जदयू के कल शरद यादव जी आए थे, उन्होंने कहा भी कि उसने पार्टी के साथ बेईमानी की है। पहले उन्होंने लालू यादव के साथ बेईमानी किया, बाद में नीतीश कुमार जी के साथ बेईमानी किया। मैं इस बात को मानता हूं कि नीतीश कुमार जी ने किशनगंज में बहुत सारे अच्छे काम भी किए और उसमें एएमयू को जमीन देना, अर्राबारी में कृषि को महाविद्यालय खोलना, लेकिन उसके बाद भी अगर उनका कैंडिडेट रेस में नहीं आए, वो वोट बैंक के लिए जो है अपना ये पिलर खड़ा नहीं कर सके, प्लेटफॉर्म नहीं बना सके, तो हमको लगता है यही कारण है कि उन्होंने इस तरह का पाला बदला है कि उनको लगा कि उनके साथ जन समर्थन नहीं है। जाहिर है इससे यहाँ का जो सियासी माहौल है वो पूरी तरह से बदल गया है। लड़ाई जो है अब कह लें तो यूपीए और एनडीए इत्तेहाद के बीच में है। तो ये जो माहौल बदला है, जो सिचुएशन अभी सामने खड़ा हुआ है, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो अपने जो मैंने 25 साल इस क्षेत्र का सेवा किया है, उसमें हमारे हिंदू मुसलमान सभी भाई का हमने सेवा किया है। हमको भरोसा है कि इस क्षेत्र के लोग मुझे उस सेवा का कहीं न कहीं मजदूरी देंगे, वो लोग मुझको अपना प्यार देंगे। और जो सियासी माहौल, सीधा फाइट हमारे एनडीए और यूपीए के बीच हुआ है, ये ऐसा संभव है, पहले भी ऐसा हुआ है। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन अभी जैसे जेडीयू के उम्मीदवार थे, जाहिर है जिस तरह से उनका बयान आया है कि माइनॉरिटी वोट बैंक का डिवीजन होगा, इस वजह से जो है उन्होंने इंतखाब नहीं लड़ने का फैसला किया है। अब एनडीए का अगला स्टेप क्या होगा? आपको क्या लगता है इस माहौल में कितना बेनिफिट मिल पाएगा आप लोगों को? देखिए, हम किसी तिक्रम पर विश्वास नहीं करते। हमारी एक आदत है कि हम साफ राजनीति करते हैं। मुझे जिस वोटर पे भरोसा है, आगे भी उसी पर भरोसा है, चाहे वो अकलियत हो, चाहे वो हमारे वोट बैंक के लोग हों। मुझे भरोसा है कि मैंने जो अच्छा काम किया है और पार्टी के प्रति जिनका रुझान है, उन लोगों का वोट हमको आएगा और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बीजेपी को लेकर एक माहौल बनता है कि भाई बीजेपी जो है एंटी माइनॉरिटी है। ये बात जो है अक्सर दूसरी सियासी पार्टियों की तरफ से की जाती रही है, ये इल्जाम लगता रहा है। लेकिन आपने शुरू से कहा कि हम सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। पहले भी बातें आपसे हुई है, आपने डेवलपमेंट की बात किया है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि बीजेपी का जो चेहरा दिखाकर लोग ये बात करते हैं कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का जो हवा खड़ा करते हैं, यहाँ पे उस सिलसिले में क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि आखिर आजादी के 65 साल बाद भी अल्पसंख्यक को इतना डरा कर क्यों रखा जा रहा है? इसके लिए कौन लोग दोषी हैं? डराने वाले कौन हैं? और जो लोग दोषी हैं उसकी पहचान करके समाज में कहीं न कहीं इंसान बनाना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं बनाना चाहिए। अभी किशनगंज जो जिला है आपका, वो माइनॉरिटी जिला है, अकलियती जिला है। बड़ी आबादी जो है 70% के करीब आबादी जो है यहाँ वो मतलब अकलियतों की है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला यही करती है। ये आबादी काफी खस्ता हाल है, तालीमी तौर से, समाजी तौर से, इकोनॉमिकल एतबार से। आपके हाथों में अगर यहाँ की रहनुमाई का मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो जब क्षेत्र जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ की अकलियत की हालात बहुत खराब है। ये अलग बात है कि कुछ नेता मजहब के नाम पर या कहीं न कहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक को डराकर वोट लेकर आज तक राजनीति करते आई है, लेकिन क्या कांग्रेस के नेताओं का ये फर्ज नहीं है कि उनके माली हालात में भी सुधार लाया जाए? 65 साल हो गए और यहाँ की अकलियत 80% अकलियत आज तालीम से लेकर और पेट के लिए, अनाज के लिए भी परेशान है। तो क्या कांग्रेस ये चाहती है कि अगर ये परेशान रहेंगे तभी मेरे साथ रहेंगे? खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। क्या लगता है कि सरकार में अगर वो आते हैं तो क्या पॉलिटिकल वेंडेटा होगा दिल्ली में? मेरे पर पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस से काम करने के बाद भी गुजरात सरकार ने नहीं किया। ये एक हवा फैलाई जा रही है कांग्रेस के लोगों के द्वारा। उनके मन में एक भय है कि जिस तरह से शासन उन्होंने चलाया है, कानूनी गाज गिरने वाली है।
अब उसको तो मैं नहीं बदल सकता। अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ ETV पर देखिए। खास मुलाकात आज रात 9 बजे।